अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज के सेशन में मैं आपके साथ बात करूंगा कि मैंने अपने चैनल पे वीडियो नंबर 243 उर्दू चैनल पे जब मैं इन्वर्टर सर्किट के बारे में बता रहा था तो उस सेशन में हमने बात की थी कि वोल्टेज बूस्टर सेक्शन वहाँ पर उस वक्त मेरे पास इन्वर्टर था, उसमें 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए थे यहाँ पर बूस्टर स्टेज में। बूस्टर स्टेज है क्या? आप इसको 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 48 वोल्ट जितने का भी इन्वर्टर है, आप वो वोल्टेज देते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी से स्विच करवाते हैं यहाँ पर मॉसफेट लगाकर। इन 12 वोल्ट को बूस्ट करके 310 वोल्ट डीसी बनाए जाते हैं इस रेल पर, डीसी रेल पर, इस जगह पर। अभी ये देखें, ये मॉसफेट लगी हुई है। एक ट्रांसफार्मर ये है, एक ट्रांसफार्मर ये है। यहाँ पर हम इसको, मैं कहता हूँ, पॉजिटिव 12 वोल्ट दिए और ये एंड ग्राउंड है। तो ये उस स्टेज में, उस इन्वर्टर में दो मॉसफेट पैरेलल में लगी हुई थी, 2 और 2। तो पुश पुल में ये ड्राइव दे रही थी। अभी देखें, पॉजिटिव ये है तो एक वक्त में ये मॉसफेट और ये पेयर, ये 4 मॉसफेट काम कर रही थी। जब दूसरी साइड पे वर्क करना था तो ये और ये काम कर रही थी। तो ये पुश पुल में वर्क करती हैं। दोनों प्राइमरी पैरेलल में आ गई और सेकेंडरी देखें तो सीरीज़ में है। एक एंड इस वाइंडिंग का डायोड्स पे चला गया और इसका एंड यहाँ से सीधा दूसरी वाइंडिंग में चला गया, दूसरे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में चला गया। सेकेंडरी का दूसरा एंड डायोड्स पे आ गया। तो इसका मतलब हुआ ये 2 वाइंडिंग सीरीज़ में आ गई। तो मेरे देखने वाले ने सवाल किया, वो कहते हैं कि जी इसमें 2 ट्रांसफार्मर क्यों लगे हैं, प्राइमरी पैरेलल में क्यों है, सेकेंडरी सीरीज़ में क्यों है? ये एक बहुत ही अच्छे किस्म का सवाल है, बहुत टेक्निकल सवाल है, बहुत गहरा सवाल है। इंग्लिश में ये वीडियो नंबर 443 और 439, उसमें मैंने बयान किया था वोल्टेज बूस्टर सेक्शन को। आप अगर हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देखेंगे, उर्दू में देखना है तो 243 में देखेंगे। अभी उससे पहले मैं आपको ये एक सर्किट बताता हूँ जो मेरे पास आज की मिसाल में ये मेरे पास है। तो इसमें 4 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, 1 2 3 4। ये इसकी प्राइमरी साइड है, यहाँ पर मॉसफेट लगी हुई हैं। अभी ये मॉसफेट ड्राइव देंगी इन 4 ट्रांसफार्मर्स को, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे बात की थी। ये एक सेक्शन है और इसमें अभी 2 सेक्शन, एक ये और एक ये, 2 सेक्शन बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने वो सेटअप की बात की थी, उसी तरह ये 2 सेट लगे हुए हैं। तो ये उनको एम्पलीफाई करेंगे, वोल्टेज को बूस्ट करेंगे, रेक्टिफाई होंगे रेक्टिफायर्स के थ्रू। यहाँ से रेक्टिफाई होने के बाद इस डीसी रेल पे चढ़ा दिए जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलेंगे 310 वोल्ट। ये 310 वोल्ट एच ब्रिज, यहाँ से 1 2 3 और 4, ये 4 IGBT लगाकर आउटपुट को स्विच करवाया जाता है। जब ये स्विच होते हैं तो ये वोल्टेज आगे आउटपुट में मिलते हैं। पहले तो इसका फिनोमेना देख लीजिए, फिर इसको हम देखते हैं। पहले मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा एक इन्वर्टर हो जिसमें सिर्फ हम एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर लगाएं, जो पुराने हमारे पास जो सेल्फ मेड या लोकल मेड होते थे, जिसमें एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया जाता था और 18 ट्रांजिस्टर दोनों साइड पे आप लगा रहे हैं या कोई IGBT या मॉसफेट लगाकर स्विच करवाते थे, तो उसमें प्राइमरी में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती थी। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्टली 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ रखते थे, तो करंट प्राइमरी में बहुत ज़्यादा चलती थी। अभी यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ट्रांसफार्मर का साइज़ छोटा हो गया और उन वोल्टेज को आपने डायरेक्टली क्या कर लिया, रेक्टिफाई करके इन कैपेसिटर पर स्टोर कर लिया, हाई वोल्टेज को, 310 वोल्ट को। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इनपुट में करंट कम हो जाती है, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अभी हम इसको ज़रा मैं मोटे मोटे अंदाज में वो भाई साहब के सवाल का जवाब देने के लिए हम इसको देखते हैं। मैं कहता हूँ ये 310 वोल्ट यहाँ पर हैं और ये हमारा ट्रांसफार्मर है 2000 वाट का। ये हमें 2000 वाट इससे आउटपुट चाहिए। अभी जब डीसी वोल्टेज आप ये बना लेते हैं, उसके बाद
यहाँ पर एच ब्रिज में से गुजारे जाते हैं। एच ब्रिज या फुल ब्रिज क्या होता है कि 4 IGBT से मिला के बनाया जाता है, और ये इन 300 वोल्ट को, ये है हमारी ज़ीरो लाइन, इन वोल्टेज को एक दफ़ा ये ऐसे ऊपर की तरफ फेंकेगा 0 से लेके 310 वोल्ट, थोड़ा सा गैप देगा, इसके बाद सेम वही वोल्टेज उनकी पोलैरिटी रिवर्स कर देगा। तो इस तरह से ये 0 से 310 वोल्ट, ये प्लस 310 हो जाएंगे और ये माइनस। अभी देखें, एक दफ़ा ये वोल्टेज ऊपर की तरफ जाएंगे, दूसरी दफ़ा ये नीचे की तरफ आएंगे, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये हमारे इस तरह से वोल्टेज बनते हैं। तो 310 नीचे यानी नेगेटिव साइड पे, 310 ऊपर वाली साइड पे। अगर इन वोल्टेज को आप 310 को, जो हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं, इसको आप 310 को RMS बनाने के लिए 0.707 से मल्टीप्लाई कर लें तो 219.17, तो ये वोल्टेज तकरीबन 311 होते हैं। तो ये 219.877 यानी इतने वोल्टेज हमारे पास ये RMS वोल्टेज बनते हैं आउटपुट में। इस तरह से बनाए जाते हैं। अभी देखिए जो कहानी आती है कि 2 ट्रांसफार्मर क्यों, एक क्यों नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं 310 वोल्ट है, 2000 वाट है। तो अगर हम करंट मालूम करना चाहें तो I = P/V कर देते हैं। तो पावर है हमारे पास 2000 वाट, इसको डिवाइड कर दें 310 से, तो 6.45 एम्पियर करंट हमें चाहिए यहाँ पर। यानी हमारी जो करंट यहाँ से फ्लो होगी इस एक ट्रांसफार्मर से, इस साइड से, ये होगी हमारी करंट। हम कहते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो 90% है। तो 2000 वाट PO आपकी जो है वो है 2000 वाट। तो PN कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी PO डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। तो 2000, इसको डिवाइडेड बाई 0.9 कर दें, 2000 डिवाइडेड बाई 0.9, तो ये हमारी 2222 वाट आपको इनपुट चाहिए। ये एक अलग कहानी है कि आप हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विच करवाते हैं ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का लॉस ना हो। अभी हमें यहाँ पर करंट कितनी चाहिए, यहाँ पर है मेरे पास वोल्टेज है 12 वोल्ट। मैं अभी सिर्फ टोटल करंट की बात करूँगा, इसमें फिर RMS करंट बनती है क्योंकि इसमें पुश पुल टोपोलॉजी है। हम सिर्फ एक आइडिया लगाना चाहते हैं कि हम क्यों इतना लोड एक ट्रांसफार्मर पे क्यों नहीं डालते, हम क्यों 2 ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो उसी तरह I मालूम कर लीजिए, I = होता है P/V। तो पावर प्राइमरी में हमारी निकल आई 2222 वाट, इसको डिवाइड कर दें 12 वोल्ट से, तो हम कह सकते हैं कि जो 185 एम्पेयर पीक आएगी हमारे पास, I पीक 185 एम्पेयर। अब देखें कि 185 एम्पेयर के लिए आपको कितना बड़ा स्विचिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, कितने बड़े IGBT मॉड्यूल लगाना पड़ेंगे। तो जब इस चीज़ को हम मार्केट में लाना चाहते हैं तो उस वक्त अगर आप इतने महंगे तरीन यानी इतनी हाई एम्पेयर के लिए कोई स्विचिंग डिवाइस परचेज करेंगे तो फिर तो कोई ख़रीदेगा नहीं। जब अभी आपने इतनी हाई करंट गुजारनी है इसमें से, तो प्राइमरी की वाइंडिंग भी स्पेशल होगी। जब इतनी हैवी करंट प्राइमरी में से गुजरेगी तो उस वक्त क्या होगा कि इस ट्रांसफार्मर में कोर लॉस बढ़ेगा, कॉपर लॉस बढ़ेगा, यानी लॉसेस बढ़ेंगे। एक तो ट्रांसफार्मर के अपने स्विचिंग लॉस, बड़े हीट सिंक चाहिए, बड़ी करंट चाहिए आपको। अभी इसको हम करते हैं 2 ट्रांसफार्मर पे शिफ्ट। जिस वक्त आप डायरेक्टली 12 को उठा के 12 वोल्ट को उठा के 310 बनाएंगे तो आपका जो बैक स्ट्रेस आएगा यहाँ पर, जब ये ऑफ साइकिल में होगा तो यहाँ पर वोल्टेज स्ट्रेस भी बढ़ेगा। इसका मतलब है हीट डिसिपेट भी होगी, हीट का इखराज होगा। इसको हम इस पे ले आते हैं, बिल्कुल वही 2000 वाट, करंट भी वही है क्योंकि अभी हमारा सोर्स सीरीज़ में हो गया।
6.45 एम्पियर करंट आ गई हमारी सेकेंडरी में। लेकिन अभी यहाँ पर कहानी एक थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। यहाँ पर हमारे जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए। एक जनरेटर ये लगा हुआ है, एक जनरेटर ये लगा हुआ है। तो अभी 310 वोल्ट चाहिए थे, तो उसको 310 को आप तकसीम कर दें दो हिस्सों में, तो हम कह सकते हैं कि 155 वोल्ट ये देगा, 155 ये देगा। करंट हमारी सेम रहेगी। जैसे ही आप 155 देंगे वोल्टेज, अभी देखें वाटेज भी उसी तरह चेंज हो गए। पहला ट्रांसफार्मर था, उसकी आउटपुट में 310 वोल्ट थे, उससे आप करंट ले रहे थे 6.45 एम्पियर, तो 1999 यानी 2000 वाट ले रहे थे। लेकिन अगर अभी उसको मैं इस सूरत में लाऊंगा कि 155 वोल्ट इससे लेने हैं और करंट लेनी है मैंने 6.45, तो ये 999 वाट एक ट्रांसफार्मर देगा हमें। कहानी सीधी सादी हो गई। पहले हम उस ट्रांसफार्मर को 2000 वाट लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो अभी इसकी वाट रेटिंग कम होगी। जैसे ही इसकी वाट रेटिंग कम होगी तो इसका कोर साइज़ कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसके कोर लॉसेस कम हो जाएंगे। और साथ में क्या होगा देखें, उसको हम आसान तरीन तरीके में देखते हैं कि पहले हमें 185 एम्पियर यहाँ पे चाहिए थे, अभी इसको हम डिवाइड कर देते हैं। अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर लेते हैं। आउटपुट पावर है इसकी एक ट्रांसफार्मर की 1000 वाट, 155 वोल्ट 6.45 एम्पियर। इसको डिवाइड करते हैं 0.9 से, तो 1111 वाट हमारे यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर देगा। 1111 पावर, इनपुट पावर। लॉस निकालने के बाद जो आउटपुट आएगी वो 155,000 वाट रह जाएगी, यानी कि 111 वाट आपका लॉस हो जाएगा। यदि स्विचिंग के लॉस, सारे लॉसेस निकाल के, तो ये आ जाएगा। अभी इसमें करंट निकाल लें आप, इसको डिवाइड बाई 12 कर दें, तो 92.59 92.59 एम्पियर ये पीक पल्स करंट हो जाएगी हमारी। बड़ा सीधा सा काम हो गया। पहले यहाँ पर 185 एम्पियर हम गुजार रहे थे एक ही ट्रांसफार्मर में से, लेकिन अभी यहाँ पर हमारी जो फुल पावर पे, जब फुल पावर होगी तो उस वक्त मैक्सिमम इतनी पीक बनेगी। अभी देखें ट्रांसफार्मर हमारा छोटा हो गया और करंट पे अभी इसको डिवाइड कर दे दो हिस्सों में, तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं 45-46 एम्पियर की पीक बनेगी एक एक पे। और साथ में जब वोल्टेज आगे आपके कम हो गए तो वोल्टेज बैक स्ट्रेस जो है इनके ड्रेन पे वो भी कम आएगा। यहाँ पर हमारे कोर लॉसेस भी कम हो जाएंगे, ट्रांसफार्मर के लॉसेस भी कम हो जाएंगे, वाइंडिंग के लॉसेस भी कम हो जाएंगे, खर्च भी कम होगा। यहाँ पर आपको जो वाइंडिंग करनी पड़ रही थी वो बहुत मोटी तार इस्तेमाल करनी पड़ रही थी, लेकिन उसके बरक्स यहाँ पर देखेंगे तो आपको थोड़ी करंट के लिए, जब करंट थोड़ी गुजारनी है तो वाइंडिंग का साइज़ भी बारीक हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा। गो के दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। लेकिन उस बड़े ट्रांसफार्मर की जब आप स्पेशल एक ट्रांसफार्मर मंगवाते हैं तो उसकी प्राइस कोर की एक अलहदा होती है। जो रूटीन में मिल रही हैं वो चीप होती हैं, सस्ती होती हैं। अभी वहाँ पर आपको 185 एम्पियर के लिए एक बड़ा हो सकता है स्विचिंग मॉड्यूल चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक आम मॉसफेट आप लगा के दो मॉसफेट पैरेलल में जो बाज़ार में कमर्शियली मिल रही हैं, सस्ता मिल रही हैं, वो लगा रहे हैं आप। ये करंट हमने इसमें से गुजार ली, यहाँ पे बचत होगी। अभी अगर दोनों डिज़ाइन को हम कंपेयर करें, इसको और इसको, इसमें ख़र्च ज़्यादा था, इसमें ख़र्च हमारा कम हो गया। इनको लेके चलते हैं हम इस डिज़ाइन पे, इसमें उसने 4 क्यों लगाए। 1000 वाट अभी उसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिए, 1000 यहाँ से, 1000 यहाँ से, तो हम कह सकते हैं जो सेम 310 वोल्ट की रेटिंग है वो 2000 वाट ये है, लेकिन अभी 1000 वाट यहाँ पे हो गया। अभी 1000 को थोड़ा सा पीछे ले आए तो देखें तो ट्रांसफार्मर 2 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है 500 वाट ये देगा, तो 500 वाट ये देगा, इसी तरह 500 ये देगा और 500 ही ये देगा।
500 500 500 ये 2000 वाट हो गए। अभी देखिए एक और कहानी यहाँ पे मुख्तलिफ हो गई। जो हमारा ये सेट था इसमें 6.45 एम्पियर चाहिए थी, तो अभी उसको मज़ीद आधा कर दें। तो यहाँ पर हमारी जो करंट थी, तो 6.45 को डिवाइड 2 कर दें तो 3.22 3.22 एम्पियर करंट आपको यहाँ पे चाहिए। जब हम आउटपुट में ये करंट की मिकदार कम होगी, इस सेक्शन से 3.2, इस सेक्शन से 3.2, तो जब आप ये यूज़ करेंगे तो आउटपुट में देखें तो ये दोनों आउटपुट यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं। 3.2 तो 6.4 एम्पियर वही करंट आपको मिल गई। लेकिन यहाँ पर आपको एक बड़े साइज़ का रेक्टिफायर चाहिए था। यहाँ पर उसने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया, बिल्कुल जो आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाले रेक्टिफायर हैं उसने वो यूज़ कर लिए और वोल्टेज बना लिए। अभी जब हमारा ये ट्रांसफार्मर साइज़ कम हो गया तो उस करंट को, जो यहाँ पर हमने कहा था कि हमें 92 चाहिए थी, 92 इस ट्रांसफार्मर में से, 92 इसमें से, तो अभी उसको मज़ीद आधा कर लें तो हमारा ये ट्रांसफार्मर 46 एम्पियर की पीक मैक्सिमम इस पे आएगी। इसी तरह 46 एम्पियर इसकी और 46 एम्पियर इसकी, 46 एम्पियर इसकी। तो ये 4 मुख्तलिफ चैनल हो गए। जब ये बारी बारी स्विच करेंगे, एक तो ये होगा कि एक ही आपको बड़ा ट्रैक बनाना नहीं पड़ेगा जिस पे आप करंट इंटर करें। यहाँ पर उसने मुख्तलिफ तरीके से करंट इंटर की, छोटी छोटी तारें लगा के, छोटे ट्रैक बना के। आपको पीसीबी का भी ख़र्चा कम पड़ेगा। जो मॉसफेट थी अभी देखें तो जब उसने 46 एम्पियर किया तो एक सादा सी मॉसफेट जो आम इस्तेमाल हो रही है वो वाली उसने मॉसफेट इस्तेमाल कर ली। तो ये मॉसफेट इस तरह लगा के इसने, ये 46 एम्पियर है फुल पीक पावर के लिए, 2000 वाट के लिए। तो 2000 वाट पे तो इसको चलाया कभी भी नहीं जाएगा। चलिए आप 46 भी एज्यूम कर लें, लेकिन जो पहला हमारा जो एक ट्रांसफार्मर वाला डिज़ाइन था उसमें एक ट्रांसफार्मर भी आपको बड़ा चाहिए था, साथ में स्विचिंग डिवाइस ज़्यादा चाहिए थे, रेक्टिफायर बड़ा चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ कमर्शियल आ गई, जो बिल्कुल सस्ते से सस्ती, आम आप कह सकते हैं कि सब्ज़ी वाली दुकान से भी आपको वो ट्रांजिस्टर मिल जाएंगे, वो वाले उसने लगा दिए। ऐसा करने से कोर साइज़ सस्ता छोटा हो गया, मटेरियल सस्ता हो गया। तो ये डिज़ाइन मार्केट में बाकी चीज़ों को कंपेयर करके तो अपनी मार्केट की वैल्यू बना लेगा, क्योंकि जब इसमें कंपोनेंट का ख़र्चा कम होगा तो बनाने वाले को भी इसका ख़र्चा कम पड़ेगा। तो मार्केट में इसकी कीमत बाकी ये 2 ट्रांसफार्मर वाले से इसकी कीमत भी सस्ती होगी, इसकी वैल्यू भी बनेगी। इसी तरीके से अभी देखें, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव इनपुट है, रेड लाइन, तो ये 4 फ्यूज़ों में से गुजार रहा है, 2 और 2 4। ये हर ट्रांसफार्मर के लिए एक एक फ्यूज़। इसको हम रियर साइड पे कर लेते हैं। ये करंट आई, ये हमारी डीसी लाइन है, डीसी लाइन से करंट गुजरी, इस जगह पे आ गई। इस लाइन को देखेंगे तो ये इस ट्रांसफार्मर की सेंटर टेप पे और ये पॉजिटिव इस ट्रांसफार्मर की सेंटर टेप पे, जैसे हमने ये बनाया हुआ है। ऐसे ही ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से आए, फ्यूज़ से गुजरे इस ट्रांसफार्मर पर और इस ट्रांसफार्मर पर। हर ट्रांसफार्मर के साथ उसकी प्राइमरी में 2 मॉसफेट लगी हुई हैं, एक इस वाइंडिंग के लिए, एक इस वाइंडिंग के लिए, यानी सेंटर टेप वाइंडिंग है, पुश पुल स्टेज में बनी हुई है। हाफ साइकिल पे ये काम करेगी, दूसरे हाफ में ये काम करेगी। इसी तरह ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है। एक वक्त में 1, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर ये काम करेंगी, दूसरे में 2, 4, 6 और 8 नंबर ये मॉसफेट काम करेंगी। इनके अभी हम देख लेते हैं सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी में देखें तो इस एंड को ट्रेस कर लें तो ये सीधा आ रहा है आउटपुट वाइंडिंग के इस एंड पर। तो इस वाइंडिंग का दूसरा हिस्सा ये वाला, ये देखें तो यहाँ से डायोड की तरफ नहीं जा रहा, रेक्टिफायर की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि ये आ रहा है इस ट्रांसफार्मर पर। इस ट्रांसफार्मर पर आया, जैसे हमने ये कहा था, यहाँ से चला दूसरे ट्रांसफार्मर में दाखिल हो गया।
और इसका दूसरा एंड देख ले, इस वाइंडिंग का दूसरा एंड यहाँ से चलेगा, हमारे इन रेक्टिफायर्स पर इस जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर एक कॉमन एनोड और एक कॉमन कैथोड शॉर्ट की रेक्टिफायर लगे हुए हैं मोल्डेड पैक में, अभी यहाँ से उतरे हुए हैं। इसी तरह दूसरा सेट जो है, अभी यहाँ तक हमने बात कर ली थी, तो दूसरे ट्रांसफार्मर में से इस ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो एक एंड ये इस पे जा रहा है और ये एंड इस वाइंडिंग का इस ट्रांसफार्मर पर, दूसरे ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का दूसरा एंड इस पे आ गया। इसी तरह एक एक कॉमन एनोड कॉमन कैथोड रेक्टिफायर लगे हुए हैं, और ये रेक्टिफायर अभी देखें जब वोल्टेज को रेक्टिफाई करेंगे, कॉमन एनोड जो है वो नेगेटिव वोल्टेज देगा और वो आ जाएंगे हमारे इन कैपेसिटर के नेगेटिव पोल पर, और ये चारों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं। अभी देखें जो वैल्यू बनेगी कैपेसिटर्स की, उसकी जगह पे उसने बड़ा कैपेसिटर इसलिए ले लगाया कि जब कंपोनेंट साइज़ बड़ा हो जाता है, आम कमर्शियल यूज़ से बड़ा हो जाता है, तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। उस कीमत को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, चार उसने कैपेसिटर लगा दिए पैरेलल में। जब चार पैरेलल में लगेंगे तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगी, हमारा वो जो टारगेट था वो अचीव हो गया। वो जो बड़े कैपेसिटर के साइज़ की कैपेसिटेंस थी वो इनको पैरेलल में लगा के उसने अचीव कर ली। कॉमन कैथोड वाला आएगा तो वो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर कनेक्ट करवा देगा इसके, और यहाँ से देखेंगे तो ये इसके जंपर हो जाएंगे यहाँ पर, चारों कैपेसिटर पैरेलल में। पॉजिटिव वोल्टेज एक साइड पे और नेगेटिव वोल्टेज यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। चारों हमारे जो IGBT है यहाँ पर लगे हुए 1 2 3 4, ये एच ब्रिज टोपोलॉजी में लगे हुए हैं। तो जो हमने पहले बात की थी कि एक दफ़ा 2 ऑन होंगे, दूसरी दफ़ा 2 ऑन होंगे, तो एक दफ़ा ये वोल्टेज ऊपर भेजेंगे और दूसरी दफ़ा वोल्टेज नीचे भेजेंगे। इस तरह से ये अपोजिट वर्क करते हुए यहाँ से आउटपुट बनाएंगे। तो ये इसकी थ्योरी है कि इनके नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर बढ़ाने से, उनको पैरेलल में करने से, एक तो जो मॉसफेट है उन पे स्ट्रेस कम हो जाता है। जैसे स्ट्रेस कम होगा इनकी हीट डिसिपेशन कम हो जाएगी, ये गर्म कम होंगी। जब गर्म कम होंगी तो ऑटोमेटिकली करंट भी कम ड्रॉ करेंगी। ऐसे ही जब ट्रांसफार्मर का साइज़ छोटा करते जाएंगे ज़्यादा ट्रांसफार्मर लगाकर, तो उस वक्त क्या होगा कि करंट कंजम्पशन तो वही रहेगी लेकिन हीट डिसिपेशन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हीट को भी कंट्रोल करना होता है और साथ में प्राइस भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए, अपनी राय का इजहार किया कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।